मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दिए जाने के बाद हुकूमत को बला का एतमाद हासिल। 2 रुकनी जजेस कमेटी पर एतराज। आला अदालत के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे नंबर पर सीनियर और 63A के ऑथर जज जस्टिस मुनीब का बेंच का हिस्सा बनने से इंकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील मंजूर करते हुए फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसला 5 जजेस ने मुत्तफिका तौर पर सुना और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपील पर समाअत की। समाअत के आगाज पर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से दरख्वास्त की कि इमरान खान जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। पहले इमरान खान अदालत में गुजारिशात रख लें, फिर मैं दलाइल दूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अली जफर साहब आप सीनियर वकील हैं, आपको मालूम है अदालती कार्रवाई कैसे चलती है। अली जफर ने जवाब दिया, मेरे मौक्कल को बेंच पर कुछ एतराजात हैं। इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत नहीं देते तो उन्होंने कुछ बातें अदालत के सामने रखने का कहा है। मैंने अपने मौक्कल से ही हदायत लेनी है, हदायत के मुताबिक चलना है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अली जफर साहब आप सिर्फ अपने मौक्कल के वकील नहीं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि हम भी वकील रह चुके हैं, अपने मौक्कल की हर बात नहीं मानते थे, जो कानून के मुताबिक होता था वही मानते थे। बैरिस्टर अली जफर ने दलील दी कि हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे, जिस पर अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार की एक सुर्खी थी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का मालूम नहीं। अली जफर ने कहा कि इमरान खान कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात कीजिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मैं और जस्टिस मियां खेल पहले वाले बेंच का भी हिस्सा थे, हम दोनों जजेस पर तो कोई एतराज नहीं किया गया। अली जफर ने जवाब दिया कि एतराज किसी की जात पर नहीं बल्कि बेंच की तश्कील पर है। अली जफर ने कहा कि अरकान असेंबली को वोट देने या ना देने की हदायत पार्लिमानी पार्टी देती है। पार्लिमानी पार्टी की हदायत पर अमल ना करने पर पार्टी सरबराह ना अहली का रेफरेंस भेज सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला होगा, वोट भी शुमार नहीं होगा और निश्चित से भी हाथ धोना पड़ जाएंगे। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। अली जफर ने दलील दी कि ये उम्मीद होती है कि शायद डीसीट ना किया जाए और निश्चित बच जाए। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि आप तो जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। तारीख ये है कि मार्शल लॉ लगे तो सब रबर स्टैंप बन जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत इसलिए डीरेल होती रही कि यह अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। नाजरीन, समाअत के पहले हिस्से में हुकूमत की आईनी तरमीम की मंजूरी से फकत चंद दिन कबल मुनर्रिफ अरकान से मुतल्लिक फैसले की टाइमिंग, 5 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज और जमहूरियत को डीरेल करने में अदलिया का किरदार जेर मौजू रहा। 3 रुकनी जजेस कमेटी की बुनियादी रिक्वायरमेंट में लाजमी जुर्म चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज का होना है, दिस इज मैंडेटरी, और फिर चीफ जस्टिस की मर्जी का एक और जज शामिल होना है। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में 2 रुकनी कमेटी ने नजरसानी केस का 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था, इसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फिर फुल कोर्ट इजलास के जरिए ही मुमकिन था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने खत में यह नुक्ता उठाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड फुल कोर्ट बुला ली जाए जिसमें कमेटी के खतोखाल तय कर लिए जाएं, जिसका जवाब कल की समाअत में भी जस्टिस मंदोखेल की जानिब से यह भी दिया गया कि अगर कोई खुद बेंच में ना आना चाहे तो क्या हम जिरगा लेकर जाएं? बताइए हम क्या करें। हैरानकुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 2022 में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक केसेस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया था। सियासी जमातों का कहना था कि दाल में कुछ काला है, लाजब बेंच क्यों नहीं बनता। क्वालिटी ऑफ जजेस देख ले, यहीं से आपको पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। आप देखो हर बेंच में वही जज शामिल। आपने इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट बेंच के 5 में से 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी अपने फैसलों में ये बात कही है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। 63 के मुताबिक जो फैसला दिया गया है, नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। की तशरीह करते करते 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आईनी रीराइट कर दिया। उस फैसले के बाद उस पे नजर सानी की अपीलें जनाब स्पीकर पिछले 10 माह से इंतजार में पड़ी हैं कि कभी उन्हें भी किसी लार्जर बेंच के सामने रख के ये जो एक आईनी तशरीह है इसका भी अवाम को जवाब दे दिया के जरिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। इजलास की मुत्तफ़िक़ा राय है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इब्हाम और सियासी बहरान पैदा हुआ है।
آج کی خاموش حکومت کل اپوزیشن میں بیٹھی فل کورٹ کے تقاضے کرتی نہ تھکتی تھی۔ مریم نواز شریف نے 25 جولائی 2022 کو ٹویٹ کی، عمر عطا بندیال کے کورٹ کے حوالے سے فل کورٹ نہ بنانے کی ایک ہی وجہ ہے، خوف، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کا تضاد سامنے آنے کا خوف۔ دوسرا نقطہ فیصلے کی ٹائمنگ کا ہے، جس سے متعلق JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا آج یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A کا فیصلہ قبول کرتے ہیں مگر میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے کی کیا ایمرجنسی ہے؟ اجلت کیا ہے؟ اپیل کرتا ہوں حکومت آئینی ترمیم ملتوی کر دے۔ حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی۔ میرے خیال میں یہ بل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کھول کر 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم کی منظوری پر خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ گویا حکومت کے لیے ڈیڈ لائن 25 اکتوبر ہی ہے، the day that قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرز۔ آج بھی بیرسٹر علی ظفر نے یہی نقطہ اٹھایا۔ اخبارات کی سرخیاں بتا رہی ہیں بقول علی ظفر 25 اکتوبر تک ترمیم ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ مجھے ان خبروں کا علم نہیں ہے اور استفسار کیا کہ بتائیے آئین میں خواہش کا کہاں ذکر ہے؟ تحریک انصاف نے 63A نظر ثانی کیس کے فیصلے پر آج کے دن کو تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے کہ آج کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کی نشستیں آج انہیں دینے کا فیصلہ آیا ہے کہ جنہیں عوام نے نامنظور کر دیا تھا۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے 2022 کے بعد اس کو اٹھا کر آج نظر ثانی کے لیے مقرر کرنا اور 2-3 دن کی ایک ہیئرنگ کرنا، یہ کہنا کہ آئین میں ترمیم چونکہ درکار ہے بعض کو، اس لیے اس ترمیم کی خاطر ہم ریکاؤنٹنگ بھی کرائیں گے۔ 50 سال کا ہمارا قانون جو ہے اس کو بدل کر لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ دوبارہ گن کر سیٹیں محروم کریں گے، PTI کو، ان جماعتوں کو دیں گے جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے انسانیت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف۔ جبکہ دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے دلیل دی کہ ایک مجوزہ آئینی پیکج کا آرٹیکل 63A سے تعلق ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے نقطہ اٹھایا کہ اگر شروع کرنا ہے تو پھر یہاں سے شروع کریں۔ آرٹیکل 63A کا ریفرنس کیسے اور کن حالات میں آیا، اور یہ بھی پھر بتائیے کہ اس وقت نیت کیا تھی۔ ناظرین، واضح رہے کہ 18 مئی 2022 میں سیاسی منظرنامے کا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کے 25 منرف اراکین کے ووٹوں کے ذریعے بننے والی حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہ سکے گی یا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق بھجوائے گئے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے منرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے قبل وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران حمزہ شریف نے مجموعی طور پر 197 ووٹ حاصل کیے تھے۔ حمزہ شہباز کو مسلم لیگ نون کے 160 ارکان کے ووٹ ملے تھے، تحریک انصاف کے 25 منرف ارکان کے ووٹ ملے تھے، پیپلز پارٹی کے 7، راہ حق پارٹی کے 1، جبکہ 4 آزاد ارکان نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا۔ اور جب سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر نے 63A کی تشریح کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے خلاف فیصلہ دیا، تو حمزہ شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ نون لیگ نے بھی اس وقت بھی اس فیصلے کو عدالتی بدنیتی قرار دیا تھا اور فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی۔ آج بتاتے چلیں کہ دوران سماعت علی ظفر نے عدالت سے یہ درخواست کی کہ تحریک انصاف عدالتی کارروائی سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے تھے، کیا آپ بطور عدالتی معاون معاونت کریں گے؟ کیا سپریم کورٹ بار کو علی ظفر کی عدالتی معاون مقرر کرنے پر اعتراض ہے؟ اس پر سپریم کورٹ بار کے صدر شہباز شوکت نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یوں عدالت نے علی ظفر کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ دوران سماعت علی ظفر کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز فاروق ایچ نائک بھی آئینی عدالت کے حق میں بات کر چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جواب دیا کہ اگر چیف جسٹس خود مدت ملازمت میں توسیع لینے سے انکار کر دیں تو کیا ہوگا؟ بیرسٹر علی ظفر نے نقطہ اٹھایا کہ معاملہ مفادات کا ٹکراؤ کا ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے، آپ اس کیس کے فیصلے کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رد عمل میں کہنا تھا کہ اپنے الفاظ کا چناؤ درست رکھیے، آپ کے الفاظ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں، یہ بہت لوڈڈ سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں۔ سماعت کے اس حصے میں قانونی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی عوامل کا بھی احاطہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ 63A کے فیصلے کو کالعدم کیے جانے کے بعد حکومت کے لیے آئینی ترمیم کا راستہ آسان ہو گیا ہے اور حکومت ضمیروں کا سودا کرے گی، منڈی لگائی جائے گی۔ آپ کرپشن کو
लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं। अगर आप ये 63 के हवाले से जो केस है उसमें कोई ऐसा फैसला देते हैं जिसमें वोट तो काउंट हो जाए और फिर डिस्क्वालिफिकेशन, या तो बंदे 50-50 करोड़ अरब रुपया पकड़ लेंगे और उसके बाद मतलब है कि डिस्क्वालिफिकेशन करा लेंगे। नजरसानी ये करेंगे कि जनाब वोट काउंट तो होगा, भले वो जो है डिफेक्शन में वो मेंबर जो है सीट उसकी जो है खत्म हो जाए, लेकिन वोट उसका काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा। जमात तो ये भी प्रीएम्प्ट कर चुकी थी कि फैसला मुत्तफिका ही आएगा। गुज़िश्ता रोज हमारी प्रोग्राम में लतीफ खोसा मौजूद थे जिनका कहना था कि फैसला मुत्तफिका होगा। 63A का जो ये बेंच बना है, जो फैसला है उसमें आपको कोई डिसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मुत्तफिका फैसला ही आने की उम्मीद है? ये मुत्तफिका फैसला होगा। ये 5-1 है, 1-5 है। ये तो देखें लिखी हुई चीज जो नजर आ रही है अंधे को भी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ है। पार्टी सरबरा का इख्तियार है कि वो किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। अरकान असेंबली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती, सियासी जमातें अपने सरबरा के मातहत होती हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 63A का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये तो इस अदालत को तय करना है कि वो राय थी या फिर फैसला। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठ जाइए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपका मुफ्त मशवरा सुन रहे हैं तो एक मुफ्त मशवरा हमारा भी सुन लीजिए। आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लीजिए। इस बात पर कमरा अदालत में कैके लग गए, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अली जफर से मुखातिब हुए और कहा कि आपने जो मशवरा दिया है इस पर गौर करेंगे। इस नुक्ते पर चीफ जस्टिस ने वजाहत दी कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। वाज़ेह कर दूं कि हमारा इदारे के अंदर कुछ नहीं चल रहा, ताहम किसी नुक्ते पर दो आरा हो सकती हैं। समाअत आगे बढ़ी तो जस्टिस नईम अफगान ने भी रिमार्क्स दिए कि अगर तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहती थी तो तरमीम ला सकती थी। जहां वोट नहीं गिना जाना वो आइन में लिखा हुआ है। अदम एतमाद पर गिनती के वक्त तहरीक इंसाफ के लीडर को वोटिंग का ख्याल आया। अदम एतमाद में वोटिंग के वक्त अदालत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अदम एतमाद में फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद कहा कि क्या आप नहीं समझते कि इस तशरीह के जरिए जजेस ने आइन को दोबारा लिखा? जो तरमीम पार्लियामान के जरिए नहीं कर पाए वो जजेस के जरिए कर दी। एक सूबे में 10 दिन एक हुकूमत फिर दूसरी हुकूमत चलती रही। क्या आइन को दोबारा लिखना ही नजरसानी के लिए काफी नहीं? जस्टिस मजहर आलम ने यह कहा कि जज साहिब ने तो पूरा का पूरा सारा का सारा केस खोल कर रख दिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सदर के जहन में आने वाला सवाल पार्लियामान को क्यों नहीं भिजवाया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि हमारे मुल्क में निजाम को बनने दें। कल यहां अदालत में एक वकील साहब ने कहा कि बाहर 300 वकील बैठे हैं, फैसला करके दिखाएं। क्या जजेस को खौफ ज़दा करके फैसले लेने हैं? सोशल मीडिया पर भी वो छा गया, उसने ठा कर दिया, ऐसे टैग्स चलते रहते हैं। यहां हमें बिला खौफ और खातिर अपने फैसले करने हैं। इस निज़ाम को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या हम अपने इदारों को तबाह करना चाहते हैं? जस्टिस जमाल ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। सोचें अगर 17 लोग नाकाम हो गए तो क्या होगा? और यूं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला कलअदम करार देते हुए मुत्तफिका तौर पर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नाज़रीन, समाअत के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमने इमरान खान को ना सुने जाने पर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है। इमरान खान को मौजूदा बेंच पर एतराज है। हम इस बेंच को इस केस की समाअत या इस केस का फैसला करने का हकदार नहीं समझते। अब अदालत पे है कि वो इंसाफ और कानून के मुताबिक अपने प्रोसीडिंग्स को रोक दें। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है अभी तक कि ये बेंच जो है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूट कानूनी जवाज़ पूरे करते हुए वो तश्कील नहीं दिया, वो ये फ़ैसला नहीं कर सकते। ये बेंच दुरुस्त बना दें तो हम उसके सामने पेश होकर ये बहस कर देंगे, वरना ये जजमेंट हमारी नज़र में मानी नहीं जाएगी। आपको बताते चलें आज ही इस्लामाबाद की तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस, हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए उनके खिलाफ मज़ामत करने का भी ऐलान कर दिया है। और ये कहा गया है कि हम तरमीम को सिर्फ मुस्तरद ही नहीं करते बल्कि उनको रोकने के लिए मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों के लिए बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं रहेगा।
6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो उनको ठिकाने लगाने के लिए भी तरमीम की जा रही है। तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस साजिश में चीफ जस्टिस सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और 68 साल उम्र रखकर रास्ता खोला जा रहा है कि आप हमारे साथ होंगे तो हम आपको नवाजेंगे।